नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड प्रथम सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र की, जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विषय में है। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य हैं, क्या उपयोगिता है, कैसे हमारा जो एग्ज़ाम है वो 10 मिनट में क्रैक हो जाएगा और अच्छे से अच्छे अंक आ जाएंगे। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे मित्रों, आज मेरा गला काम नहीं कर रहा है, कई दिनों से नहीं कर रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। परंतु फिर भी आज कई मैसेज बच्चों ने किए हैं कि भैया बना दो, बना दीजिए भाई साहब, मित्र बना दीजिए, प्यारे भाई बना दीजिए। तो हमने सोचा चलिए बनाते हैं और अपने कमज़ोर गले के साथ आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो जो चीज़ें ना समझ में आए इसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी, सॉरी। फिर भी समझने का प्रयास करिएगा। 100% अच्छा पेपर होगा और अच्छे से अच्छा पेपर होगा। बस केवल जो हम बताने जा रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और शिक्षा की मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या है इनको जानने का प्रयास करिए। इनकी पहली यूनिट सबसे अच्छी और सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, उसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न आने की उम्मीद होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान माने मन का विज्ञान, चेतन का विज्ञान, चेतन का विज्ञान। हम मनोविज्ञान को इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। शिक्षा में कितनी उसकी उपयोगिता है, कैसे उसका पदार्पण है, शिक्षा और मनोविज्ञान आपस में दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हैं, इसके विषय में हम लोगों ने पिछले पेपर में जानकारी प्राप्त की है। सबसे महत्वपूर्ण जो आता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के विषय में आप लोग सभी लोग जान चुके हैं कि जो वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम व्यक्ति के मानसिक स्थिरता का अध्ययन करते हैं उसे मनोविज्ञान कहा जाता है। मन का विज्ञान, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। मेरे प्यारे छात्रों, इसके विषय में भी कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आसानी से आप शिक्षा और मनोविज्ञान का समावेशन कर लेंगे। लगभग 10 से 15 हेडिंगें बना करके अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो बड़ी आसानी से इसको निपटा देंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आता है इसी यूनिट में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का आता है। शैशवावस्था 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18। शैशवावस्था 0 से 6, 6 से 12 बाल्यावस्था और 12 से 18 किशोरावस्था। इसके बाद की जो अवस्था होती है उसे हम प्रौढ़ावस्था के नाम से जानते हैं। 4 ही महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था 6, बाल्यावस्था 12 और किशोरावस्था है। केवल आप अवस्थाओं का वर्ष ध्यान रखिए। 0 से 6 शैशवावस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था और 12 से 18 किशोरावस्था कहलाती है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि शैशवावस्था बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। बालक का सबसे ज्यादा मनोदशा, मानसिक स्थिरता और अभिवृद्धि शारीरिक मानसिक बाल्यावस्था में होती है। बालक का सबसे तेजी से ब्रेन स्ट्रॉन्ग जो करता है और जो उसका ऑब्जर्वेशन है, जो उसका अध्ययन है, सर्वाधिक शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में आप लोग देखते हैं कि 3 महीने कितना छोटा बालक होता है, शिशु होता है, और 6 महीने वो कितना बड़ा हो जाता है। मतलब वृद्धि देखिए, वृद्धि कितनी तेजी से। मानसिक वृद्धि देखिए, 6 महीने के बालक आज बोलने लगते हैं, 9 महीने में बालक चलने लगते हैं, 12 महीने में बालक बहुत तेजी से वॉकिंग करने लगते हैं। अभिवृद्धि कितनी स्ट्रांग है, मानसिक अभिवृद्धि कितनी तेज है, विकास कितनी तेज होता है मानसिक रूप से, ये हमारे लिए शैशवावस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। बालक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला अगर किसी अवस्था में रखा जाता है तो वो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था। बाल्यावस्था में बालक की हम लोग अभिवृद्धि भी देखते हैं रुक जाती है और विकास भी अवरुद्ध होता है अपेक्षाकृत शैशवावस्था और किशोरावस्था। बाल्यावस्था का जो बालक होता है, बालक का मतलब बालक और बालिका दोनों से होता है। बाल्यावस्था का जो बालक होता है उनकी आप अवस्थाएं देखते हैं, परिवार के लोग कहते हैं हमें लगत है हमारा लाला बढ़बे न करिए, हमें लगत है हमारा लाला नटेहे रह जाइए, हमें लगत हमारा बिटिया की हाइट न बढ़ी, ऊंचाई न बढ़ी, लंबाई न बढ़ी। क्यों? क्योंकि उनकी अभिवृद्धि सबसे धीमी अगर किसी अवस्था में बढ़ती है तो वो अवस्था होती है बाल्यावस्था। आप लोग तो अक्सर समाज में देखते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे, परंतु जैसे ही 12 वर्ष के बाद अवस्था प्रारंभ होती है, सबसे पहले बालिकाओं की 12 से 13 से 14 वर्ष में उनकी हाइट अचानक बढ़ जाती है।
और उसके बाद 13 से 14 वर्ष की अवस्था में जैसे ही बालक प्रवेश करता है वैसे उसकी भी शारीरिक अभिवृद्धि बहुत तेजी से होती है। शरीर में अचानक जो ये परिवर्तन होता है, इससे शरीर में हमारे तनाव, तूफान और संघर्षशीलता उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए स्टैनले हॉल ने कहा किशोरावस्था बालक की वह अवस्था है जिसे तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहते हैं। ये बहुत कोटेशन महत्वपूर्ण है, टेट में भी बहुत आता है, सुपर टेट में भी बहुत आता है, तमाम एग्जाम्स में बहुत आता है। मैंने आपको बताया क्रो एंड क्रो, कॉलेसनिक, तमाम ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके आप नाम याद रखिएगा और ये मनोवैज्ञानिक आपके हमेशा काम आएंगे। शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं। आप लोग देखते हैं बाल्यावस्था की जितनी बालिकाएं होती हैं उनका शारीरिक परिवर्तन नहीं होता, और जैसे ही किशोरावस्था में पदार्पण करते हैं उनके शरीर के तमाम अंगों में परिवर्तन आ जाता है, हार्मोन्सों का उद्भव हो जाता है। यही हाल बालकों का है, यही हाल बालिकाओं का है। बालिकाओं के कई ऐसे अंग होते हैं जिनको हम लोग अंगों के बढ़ने से उनकी अवस्था परिवर्तन देख लेते हैं। किशोरों में यही परिवर्तन उनकी दाढ़ी और मूंछ से समझ में आ जाता है। उनके जो दाढ़ी है वो निकलने लगती है और मूंछें निकलने लगती है। इससे समझ में आ जाता है कि बालक का किशोरावस्था में पदार्पण हो गया। तमाम ऐसे ही जो परिवर्तन है हमारे उनके अवस्था के परिवर्तन को संकेत कर देते हैं। बालक को सबसे ज्यादा गाइड करने की अगर किसी अवस्था में आवश्यकता होती है तो वो होती है किशोरावस्था में। यहाँ पर दूसरे लिंग के प्रति बालक का आकर्षण बहुत होता है, अपने लिंग के प्रति नहीं, विपक्षी लिंग के प्रति, चाहे बालक हो या बालिका हो, दोनों का अपने लिंग के विपक्ष के प्रति आकर्षण बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए उनको बहुत तेजी से गाइड करना, बहुत अच्छी तरीके से गाइड करना और मोटिवेट करना हमारा कर्तव्य होता है, दायित्व होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर इसी अवस्था में हम बालकों को थोड़ा ध्यान दे दें तो यही हमारा ध्यान जो होता है उनके जीवन को अग्रणीय पंक्ति में खड़ा करने में सहयोगी होता है। इसलिए किशोरावस्था में सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। दूसरा, बाल्यावस्था में बालक अपने दोस्तों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने लिंग के प्रति समर्पित भाव रखता है। किस अवस्था का बालक? बाल्यावस्था में। तो ये हमारा पहला यूनिट हो गया। इस पहले यूनिट में इतना ही आना है। दूसरे यूनिट में हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से कैसे काम होना है, किस तरीके से बालकों को हम लोग समझाएंगे, शिक्षा देंगे। दूसरे यूनिट में भी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो सबसे ज्यादा है कि बालकों को किस तरीके से उनको अभिप्रेरणा दी जाए, अधिगम दिया जाए। ये जो बालकों की अधिगम और अभिप्रेरणा की व्यवस्था है ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे? अधिगम, अधिगम का मतलब हम लोग नहीं समझते। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। अगर हम लोग लर्निंग समझ जाएं तो लर्निंग का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है सीखना। यही हमारा अधिगम है। अधिगम ही हमारा क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाता है। ये हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए है। ये हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। अगर आपको ये शब्द पता चल जाए तो इसके विषय में आप आसानी से लिख लेंगे। उसके बाद में होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा माने होता है प्रेरित होना। हमारे अंतर की जो प्रेरणा होती है, किसी विषय को हम लोग जब सोचते हैं, समझते हैं, तो आंतरिक प्रेरणा ये कहते हैं नहीं मुझे सफल होना है। मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर बहुत पैसा लगाया है, मेरे भाई बहन ने मेरी बहुत केयर की है, मेरे केयर टेकरों ने मेरे बहुत सहयोग किया, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि इसलिए हम लोग सोचते हैं कि हमको आगे बढ़ना है, किस तरीके से कैसे आगे बढ़े, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। ये जो लक्ष्य की प्राप्ति करने की हमारी अभिलाषा है, यही अभिलाषा हमारे जीवन की लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और इसी के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम लोग अभिप्रेरित हो जाते हैं और अपने लक्ष्य की क्या कर लेते हैं? प्राप्ति कर लेते हैं। प्रेरणा जो उनको मिलती है कहीं से मिल सकती है। देखिए हमारे घर वाले हमको उठाते हैं किसके लिए? पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, तो ये भी तो प्रेरणा ही है ना।
कभी कभी सामने से प्रेरणा मिलती है, कभी कभी आगे पीछे दाएं बाएं से भी हमको प्रेरणाएं मिल जाती हैं कि भैया अगर पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो हमने दूसरे की बातें सुनी और उसको हमने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, ये भी हमारे जीवन के लिए प्रेरणा है। इसी प्रेरणा के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो अधिगम समझ में आ गया होगा। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग करना, और प्रेरणा माने होता है मोटिवेशन। देखिएगा प्रेरणा दोनों महत्वपूर्ण है, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो। जब तक इन दोनों प्रेरणाओं से हम कुछ लेते नहीं हैं तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। जब हम सही दिशा में कार्य कर रहे हो, सही दिशा में अध्ययन कर रहे हो, तो उसे हम लोग सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। और जब हम नकारात्मक दिशा में कोई बात सोच रहे हैं, नकारात्मक चल रहे हो, कोई काम दूसरा गलत कर रहे हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नकारात्मक। जैसे हम लोग बीड़ी सिगरेट पीना, धूम्रपान करना, नशे की लत लग जाना, तमाम प्रकार की गलत प्रेरणा अपने साथी, सहयोगी, सहेली, सहेला इनसे लेते हैं। ये जो प्रेरणा हमारे लिए है इसे हम लोग नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, आपके भी कुछ दोस्त होंगे, ऐसे मिलने वाले होंगे जो कहते होंगे जब हमको बहुत सिर दर्द होता है तो हम दारू लगा लेते हैं। सिर दर्द में दारू लगाने से क्या सिर दर्द सही हो जाता है? नशा करने से सिर दर्द सही हो जाता है? ये आपको मोटिवेट कर रहे हैं, कहाँ? नकारात्मक। ये ऐसे नकारात्मक प्रेरणाएं हैं, कहीं कोई ऐसे तत्व तो नहीं होते हैं। आप लोग शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, नशे से दूर रहें, नशा सही नहीं है, ये नकारात्मक प्रेरणा है। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और अपने भविष्य को सुधारें। ठीक है ना? तो प्रेरणा के विषय में भी सब कुछ आपको मिल गया। आपको जो मैं बता रहा हूँ यही अच्छे से लिख देना है बस, इसके अलावा आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास की। देखिए वृद्धि जो है वो बॉडी हमारी डेवलप होती तो दिखती है। जैसे छोटा सा शिशु, पहले दिन जब हम लोग देखते हैं तो भ्रूण 3 दिन के लिए जो बीजांडु होता है वो बीज की तरल पदार्थ होता रहती है। 3 दिन बाद वो अपना रूप धीरे 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 परिवर्तित करता है। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने में वो संपूर्ण रूप धारण करने के पश्चात धरातल पर और बाह्य जीवन से वातावरण लगेगा। अब गर्भावस्था के बाद में बाहर आया, 9 माह लगे, परिवर्तन हुआ। देखिए छोटा सा बीज अब इतना बड़ा शिशु बन चुका होता है। शैशवावस्था ले धीरे 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 शैशवावस्था से बड़ा बालक हो जाता है शिशु। हमारा शिशु बड़ा हो गया, उसके बाद में बाल्यावस्था में बालक बड़ा हो गया, उसके बाद में किशोरावस्था में किशोर हो गया, फिर धीरे 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 25 वर्ष के बाद जो होती है वो अभिवृद्धि कम दिखाई देती है। 25 वर्ष तक तो शारीरिक अभिवृद्धि दिखाई देती है। विकास वह प्रक्रिया है जो दिखाई नहीं देती। जैसे बुद्धि लब्धि हमारी, मानसिक बुद्धि लब्धि हमारी, ठीक है ना, वो हमको दिखती नहीं है मगर डेवलप होती चली जाती है। हम लोग पहले नंगे होते हैं, जब पैदा होते हैं बिल्कुल नंगे रहते हैं। धीरे 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 मम्मी पापा, हमारे माता पिता, भाई बहन, बड़े लोग घर के जो भी गार्जियंस हैं वो धीरे धीरे हमको डेवलप कराते हैं। अब शैशवावस्था में जैसे ही उत्तर शैशवावस्था आती है तब तक हमको आभास होने लगता है कि यार कहीं हमारा शिशु इस तरीके से तो नहीं है जो नग्न हो, उसको भी हम ढकें। बाल्यावस्था में बालक धीरे धीरे सोचने लगता है, भयभीत होने लगता है, और किशोरावस्था में बालक अपने अंगों को पूर्ण रूप से खुद ढकना जान जाता है। तो ये क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है ना? ये अवस्थाओं के अनुरूप परिवर्तन होता चला जाता है जो हमको दिखाई नहीं देता है। अभिवृद्धि जो है एक सीमित समय के लिए होती है, वृद्धि जो है एक सीमित समय के लिए होती है। विकास जो है वह प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक, मतलब जब तक हम ठिकाने न लग जाए तब तक जो प्रक्रिया चलती रहती है उसे हम लोग विकास कहते हैं। विकास का मतलब होता है लर्निंग, सीखना। ठीक है ना? इसी के संबंध है बुद्धि लब्धि से। बुद्धि भी कई प्रकार की होती है। तमाम मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं बुद्धि लब्धि के। बुद्धि का तात्पर्य होता है वह विवेकशीलता जिससे हम अपने कार्य को करने में दक्ष होते हैं, उसे बुद्धि कहते हैं। जिससे किसी कार्य को करना प्रदर्शित हो उसे बुद्धि कहते हैं। तमाम लोग आप लोग देखते होंगे, जैसे कोई आपके मोहल्ले में, घर में, परिवार में काम करता था, तुम्हारे बिल्कुल बुद्धि नहीं है, नाश पीटे नाश काटे उसको हटा दिया, अब तुम उस काम को आसानी से कर लेते हो। तो ये क्या होता है? बुद्धि लब्धि का
परिचय होता है, बुद्धिलब्धि का परिचय होता है, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसी टॉपिक को यहाँ पे समाप्त करते हैं। यही हमारे तीनों यूनिट, चारों यूनिट कंप्लीट हो गया। इसी से हमारा पेपर आने जा रहा है। यही हेडिंग आप अच्छे से बना करके लिख दीजिएगा। पूरा पेपर करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? टाइम मैनेजमेंट। जितना अच्छा टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा पेपर और उतने ही अच्छे आपके अंक आएंगे। हाँ, अच्छा लिखना है, अच्छा करना है। 100% ऐसा पेपर नहीं है, कोई हाई स्कूल इंटर का पेपर नहीं देने जा रहे हैं। आपको इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, इतना अधिगम है, इतनी प्रेरणा है, इतनी शैशवावस्था, इतनी बाल्यावस्था, इतनी किशोर अवस्था आपने देखी है, सुनी है, जानी है, इतनी बुद्धिलब्धि आप में है, इतनी शिक्षा आपने पढ़ी है, इतना मनोविज्ञान आप में है कि आपका पूरा का पूरा पेपर आपके अनुसार, आपके अनुकूल आने जा रहा है। और 100% आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। लिंग के प्रति बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले होते हैं। ठीक है, उनको हम लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा पेपर होगा, बहुत अच्छा है।